बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और हमारा आज का टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये लेक्चर नंबर 5 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 4 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग था। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये टर्म्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज को समझ सकें। तो लेक्चर नंबर 4 में जो टर्म्स हमने पढ़ी उनमें सबसे पहले हमने अकाउंट पेबल को देखा, फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल को देखा। नेक्स्ट हमारी टर्म थी एनुअल रिपोर्ट, एसेट्स, ऑडिट, बैड डेट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ब्रेक इवन पॉइंट, बजट, बिजनेस, कैपिटल, क्रेडिट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, ड्राइंग और फिक्स एसेट्स। स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की ये तमाम तर वो टर्म्स थी जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी। अब हम मूव करते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 5 की तरफ, और जो बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटिंग की आज हम वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो सबसे पहली टर्म है वो हमारे पास है गुडविल। गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? ये इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, बस जिनको हम फील कर सकते हैं। गुडविल जो है वो उसकी एग्जाम्पल है। और अब हम इसकी एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमने अभी, जैसे हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, हमने नई नई अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की, हम कुछ टर्म्स से वाकिफ हो गए, हमें एसेट्स का पता चल गया, हमें करंट एसेट्स का पता चल गया, हमें करंट लायबिलिटीज का पता चल गया, हमें कैपिटल का पता चल गया। लेट्स सपोज हम किसी स्कूल की वैल्यूएशन के लिए चलते हैं। कोई साहब अपना स्कूल सेल कर रहे हैं और हम लोग उस स्कूल में जाते हैं कि वो स्कूल कितने पैसे हमसे डिमांड कर रहा है और उसके एसेट्स कितने मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने देखा कि वहां पर फर्नीचर कितना पड़ा है, वहां पर कंप्यूटर्स कितने हैं, वहां पर बाकी चीजें कितनी हैं, तो हमने कैलकुलेट किया कि ये तमाम तर स्कूल के एसेट्स जो हैं वो 10 लाख रुपीस के हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने उसके ओनर से पूछा कि जी बताइए आप ये स्कूल कितने का सेल कर रहे हैं, तो उस ओनर ने हमसे उसके डिमांड किए 12 लाख। तो हम उसके ओनर से ये सवाल पूछ सकते हैं कि जनाब यहाँ जो एसेट्स मौजूद हैं वो तो 10 लाख के हैं, लेकिन आप हमसे 12 लाख डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, वो आपको बताएगा कि मेरा ये स्कूल जो है ये बहुत पुराना स्कूल है, 20 साल से मेरा ये स्कूल चल रहा है। इस स्कूल में 700 स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको अपने ये 700 स्टूडेंट्स भी दे के जा रहा हूँ, आपको अपनी रिप्यूट दे के जा रहा हूँ, आपको अपनी गुडविल दे के जा रहा हूँ। आने वाले टाइम में मेरा ये नाम आपके काम आता रहेगा, आपको एडमिशन्स मिलते रहेंगे, इससे आपका बिजनेस बेहतर होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, वो जो 2 लाख रुपए जायद जो वो मांग रहा है वो 2 लाख रुपए किस चीज के हैं? गुडविल के हैं, अच्छे नाम के हैं। तो ये हमारी टर्म गुडविल, बैलेंस शीट में हम इसको लिखते हैं, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की एक एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, द अमाउंट बाय विच द नेट सेल्स एक्सीड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट ये नाम से बता रहा है ऐसा मुनाफा जिसमें से अभी कुछ डिडक्शंस होना बाकी हो। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मार्केटिंग है। ऑफिस एक्सपेंसेस में हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें हमारे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आएंगे। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे नेट प्रॉफिट तक। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट क्या है कि हम अपनी सेल में से सीजीएस जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीपी। स्टूडेंट्स, सीजीएस हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सीजीएस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लागत है जो हम सेल में से माइनस करते हैं, तो हम जिस प्रॉफिट पर पहुंचते हैं वो प्रॉफिट कहलाता है जीपी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? गुड्स हेल्ड फॉर सेल और रीसेल।
स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी गुड्स बिकने के लिए तैयार पड़ी हुई हैं, हम उनको इन्वेंट्री कहते हैं। जो भी चीजें हमारे पास सेल के लिए तैयार हैं, हम अपनी उन तमाम प्रोडक्ट्स को, तमाम गुड्स को क्या कहेंगे कि ये हमारी इन्वेंट्री है। नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। स्टूडेंट्स, जस्ट इन टाइम ये एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी जापानीज ने। वो इस टर्म में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप कोई भी चीज जब मैन्युफैक्चर करें तो उसके लिए जो आप रॉ मटेरियल मंगवाएं वो आप बहुत पहले से ना मंगवा लें और बहुत ज्यादा मटेरियल ना मंगवाएं, बल्कि वो कहता है कि आप ख्याल रखें कि सप्लायर कौन है, आप किस क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं, आप इसको स्टोर कहाँ करेंगे, इसकी हैंडलिंग आप कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगवा लिया तो वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। तो आप उतना ही स्टॉक मंगवाएं जितना आपको जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है जी लीजेस, लॉन्ग टर्म नॉन कैंसिलेबल कमिटमेंट्स। इन अ लीज द लेसी एक्वायर्स द राइट टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द लेसर even though no legal transfer of title occurs. Many leases transfer substantially all the risk and ownership benefits. स्टूडेंट्स, हम कोई चीज रेंट पर जब लेते हैं कुछ अरसे के लिए तो वो हम रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 20 साल कि आप हमसे ये प्रॉपर्टी खाली नहीं करवाएंगे। जैसे कोई कंपनी है उसने ऑफिस परचेज किया, कोई कॉलेज है उसने कोई बिल्डिंग जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, तो लेसर जो है वो मालिक कहलाता है, लेसी जो है वो किराएदार है। तो अब इसमें क्या होगा कि हम लोग उस बिल्डिंग को यूज करेंगे और जब तक हम यूज करते रहेंगे हम उसको उसका किराया देंगे और साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हम इसको 20 सालों तक खाली नहीं करेंगे। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, मालिक जो है वो वही रहेगा जिसकी वो जगह है। नेक्स्ट हमारे पास लाइफो। स्टूडेंट्स, ये मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक मेथड है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो इन्वेंट्री हमने आखिर में परचेज की, जो आखिर में हमने स्टोर में रखी, वो पहले आउट होगी, हम उसको पहले सेल करेंगे या हम उसको पहले प्रोडक्शन में भेजेंगे। फिर हमारे पास एक टर्म है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। दीज आर लायबिलिटीज इन योर बिजनेस दैट आर ड्यू इन मोर देन 1 ईयर। स्टूडेंट्स, ऐसी लायबिलिटीज जो कि हमने 1 साल से ज्यादा अरसे में पे करनी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में करंट लायबिलिटीज को देखा था। करंट लायबिलिटीज जो हमने 1 साल में उधार पे करना हो, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो उधार जो हमने 1 साल से ज्यादा अरसे में पे करना हो, जैसे कि बैंक लोन या कार लीज। हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि किसी ने भी कार 6 मंथ के लिए लीज पर नहीं ली होगी, 9 मंथ्स के लिए कार लीज पर नहीं ली होगी, बल्कि मिनिमम उसका टाइम ड्यूरेशन 2 इयर्स होगा, 3 इयर्स होगा, 4 इयर्स होगा, 5 इयर्स होगा या 7 इयर्स होगा। तो 1 साल से ज्यादा का उधार हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है नेट इनकम। स्टूडेंट्स, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ रहे थे तो तब भी हमने ये बात डिस्कस की कि जब हम तमाम एक्सपेंसेस अपने माइनस कर लेते हैं अपनी आमदनी में से, तो तब हमारे पास आती है नेट इनकम। हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर लें सेल में से, और ऑफिस एक्सपेंसेस भी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी, ये तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचती है वो नेट इनकम कहलाती है। इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो हमें नेट इनकम या नेट लॉस बताती है, और जो इनकम स्टेटमेंट में सबसे आखिर में जो लाइन लिखी हुई होती है, द बॉटम लाइन, वो हमारी नेट इनकम कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ओनर्स इक्विटी। नेट एसेट्स, द ओनरशिप इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी इक्वल्स टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स,
जब हम टोटल एसेट्स में से माइनस करते हैं टोटल लाइबिलिटीज, तो जो अमाउंट, जो फिगर हमारे पास बचती है वो हमारे पास कहलाती है ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, प्रीपेड नाम से जाहिर है कि आपने कोई भी चीज यूज करने से पहले पे की हुई हो तो वो आपकी प्रीपेड कहलाती है। और ऐसे एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो आपने अभी ना किए हो, उसको इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन आपने उसकी पहले पेमेंट कर दी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जो मोबाइल में कार्ड लोड करते हैं तो पहले हम अमाउंट पे करते हैं। जैसे 100 रुपीज का हमने कार्ड लोड किया अपने मोबाइल में और हमने शॉपकीपर को वो 100 रुपीज पे कर दिए। अब वो 100 रुपीज हमारे मोबाइल में है। अब जैसे ही हम कॉल्स करते रहेंगे, वो हमारे जो प्रीपेड था वो हमारा एक्सपेंस बनता जाएगा। तो इसी तरह किसी भी चीज की जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी चीज प्रीपेड होगी वो हमारा एसेट होगी। जो भी चीज प्रीपेड होगी, जो एक्सपेंस हमारा प्रीपेड होगा, वो हमारा एसेट कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, इसमें हमारे पास एक टर्म है रिटेन्ड अर्निंग। स्टूडेंट्स, किसी भी कंपनी को जब इनकम होती है वो अपनी सारी की सारी इनकम यूज नहीं करती। वो अपनी सारी की सारी इनकम बिजनेस को फैलाने में नहीं लगाती, बल्कि वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा रिजर्व्स में रख लेती है, सेव कर लेती है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में अगर हम पर कोई बुरे हालात आए तो हम इन रिजर्व्स में से इस अमाउंट को निकाल लेंगे और अपने बिजनेस को बचा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो हम अपने मुनाफे में से जिस अमाउंट को रिटेन कर लेते हैं वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग कहलाती है। ये रिटेन्ड अर्निंग हम बैलेंस शीट में लिखते हैं और ये फ्यूचर में हमें किसी भी परेशानी से, किसी भी मुश्किल से बचा सकती है। रिटर्न, स्टूडेंट्स, रिटर्न जो है ये हमारी इनकम है, हमारा बेनिफिट है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की उसके अगेंस्ट हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें बचत क्या होगी, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अगेंस्ट जो हमें बेनिफिट मिलता है हम उसको रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI, a measure of operating performance and efficiency in using assets computed by dividing net income by average total assets। स्टूडेंट्स, हम अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो हमारी कहलाएगी ROI। और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम अपने एसेट्स को डिवाइड करते हैं नेट इनकम बाय एवरेज टोटल एसेट्स। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रेवेन्यूज। इंक्रीजेस इन आ कंपनीज रिसोर्सेज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। जो भी इनकम हमें आई, जो भी बेनिफिट हमें हुआ, वो हमारे रेवेन्यूज कहलाएंगे। रेवेन्यूज हमारी सेल कहलाती है। इसमें रेवेन्यू में बाज़ोकात हम रेवेन्यू और इनकम को एक ही चीज समझते हैं। स्टूडेंट्स, रेवेन्यू और इनकम, नेट प्रॉफिट, ये एक चीज नहीं है। रेवेन्यू में से हमारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो तब हमारे पास इनकम आती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है सॉल्वेज और रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल प्राइस ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ आफ्टर डिस्पोजल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं उसकी एक यूजफुल लाइफ होती है। उस यूजफुल लाइफ के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद जो अमाउंट हमें उसकी मिलेगी, जो अमाउंट उसकी है, अभी भी वो एसेट जो अपनी वर्थ रखता है, वो अमाउंट, वो वर्थ कहलाएगी रेजिडुअल वैल्यू। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास, इसमें भी अकाउंटिंग की हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में हमारे पास सबसे पहले है शेयर होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स। स्टूडेंट, हमारी कंपनी में वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं,
वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं या स्टॉक होल्डर्स कहलाते हैं। सॉल्वेंसी आ कंपनीज लॉन्ग रन एबिलिटी टू मीट ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सॉल्वेंसी किसके पास कितनी ज्यादा एबिलिटी है अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। हमारी जिम्मेदारियां हमारी लाइबिलिटीज हैं, तो जिसके पास जितनी ज्यादा एबिलिटी होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, वो उतनी सॉल्वेंट कहलाएगी। ट्रांजैक्शन, ये वो टर्म है जो हम फ्रीक्वेंटली अकाउंटिंग में सुनते हैं कि ट्रांजैक्शन अकर हुई है, ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स परचेज की हैं, ट्रांजैक्शन में हमने सर्विसेज दी हैं। तो ये वो टर्म है जो हम फ्रीक्वेंटली बार बार सुनते हैं। ये क्या है? ये है स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स। हम कोई भी चीज, प्रोडक्ट या सर्विसेज जब परचेज या सेल करेंगे, जब उसका एक्सचेंज होगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन अकर हुई। ट्रायल बैलेंस हमारे पास नेक्स्ट टर्म है। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस में हम अपने तमाम एसेट्स लिखते हैं, तमाम लायबिलिटीज लिखते हैं और तमाम कैपिटल लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का हमें फायदा ये होता है कि हम अपने तमाम डेबिट्स को और तमाम क्रेडिट्स को चेक कर सकते हैं कि उसका टोटल सेम है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू, स्टूडेंट्स नाम बता रहा है अनअर्न्ड, ऐसा रेवेन्यू जो हमने अभी अर्न नहीं किया, यानी कि हमने किसी से पैसे ले लिए हों और हमने अभी उसको सर्विस प्रोवाइड ना की हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेडियम में मैच है और उस मैच की टिकट्स जो हैं उन्होंने 2 तारीख को सेल कर दी और मैच जो है वो 24 तारीख को होना है। तो अब उन्होंने 2 तारीख को हम तमाम लोगों से पैसे ले लिए। इस इनकम को वो लिखेंगे अनअर्न्ड रेवेन्यू, और जब वो हमें 24 तारीख को मैच दिखा देंगे, यानी कि अपना वो वादा पूरा कर लेंगे जिस वजह से उन्होंने ये अमाउंट हमसे ली, तो ये वादा पूरा करने के बाद उनका ये रेवेन्यू अनअर्न्ड नहीं रहेगा बल्कि अर्न्ड रेवेन्यू हो जाएगा। यूजफुल लाइफ, स्टूडेंट्स हमने बात की कि हर एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है। तमाम एसेट्स अपनी एक यूजफुल लाइफ रखते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। हमें वो एसेट रिप्लेस कर लेना चाहिए ताकि हमारी वर्किंग, हमारी एफिशिएंसी बेहतर हो सके। वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट हमारे पास है। वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, हमारी जो 1 साल के अंदर अंदर लायबिलिटीज हमने पे करनी है, वो पे करने के लिए हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं? हमारे पास जितने ज्यादा करंट एसेट्स होंगे हमारा वर्किंग कैपिटल उतना बढ़ता जाएगा और कंपनी को हम उतना ही अच्छा और बेहतर समझेंगे। जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल ज्यादा है उसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा है, और जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल कम है यानी कि उसकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा है और करंट एसेट्स कम है, तो उसका वर्किंग कैपिटल भी कम है और उसकी परफॉर्मेंस भी पुअर होगी। तो स्टूडेंट्स, ये वो टर्म्स थी जो हमने आज पढ़ी, हमने समझी। ये अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इनको पढ़ें, आप इनकी असाइनमेंट बनाएं, और अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आती तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। आई होप वो टर्म आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू।